नवाब साहब की आवाज इतनी डरावनी थी कि गजाला एकदम से कोठी की तरफ मुड़ गई। अब क्या किया जाए? तारिक बेचैनी से हाथ मलते हुए बोला। मेरे तो होश ठिकाने नहीं। नवाब साहब कुएं की जगह के करीब ही जमीन पर बैठते हुए बोले, आखिर मामला क्या है? खुदा ही बेहतर जानता है। तो क्या आपकी याददाश्त में इस कुएं से कभी चिंगारियां नहीं निकली? नहीं, नवाब साहब बोले, यह वालिद साहब के बचपन की बात है। तो आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है? नवाब साहब की आवाज कांप रही थी। वे इस वक्त किसी किस्म के जवाब देने के मूड में नहीं थे। तभी कोठी के अंदर से एक अजीबो गरीब किस्म के शोर की आवाज सुनाई दी। अरे यह क्या? तारिक चौंक कर बोला। नवाब साहब भी हैरान होकर कोठी की तरफ देख रहे थे। शोर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कई गीदड़, कुत्ते, उल्लू और नामालूम कौन कौन से जानवर एक साथ चीख रहे थे। साथ ही साथ आदमियों का शोर भी सुनाई दे रहा था। दोनों दौड़कर कोठी की तरफ लपके। अंदर कदम रखते उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे आवाजें दीवारों से निकल रही हो। इतना जोरदार शोर था कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। कोठी के सारे कमरों में बंद होकर तरह तरह की डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। ये इतने जानवर यहाँ कैसे घुस आए? तारिक ने कहा। उसका नेवला उछलकर उसके सीने से लिपट गया। नवाब साहब इस तरह कांप रहे थे जैसे उन्हें कोई बीमारी होगी हो। न न न जज, जाने क्या बात है? नवाब साहब हकलाते बोले। तारिक एक एक कोना तलाश करता फिर रहा था, लेकिन चीखने वाले जानवरों का कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी नवाब साहब का सौतेला भाई उछलता कूदता हुआ आ गया। वह उन आवाजों को सुनकर डरावनी हंसी हंस रहा था। उसकी उम्र 40 साल से किसी तरह से कम न थी। उसके हाथ में दूध पीने की शीशी थी। जब वह उछल कूद कर थक जाता तो शीशी का दूध चूसने लगता। उसके गले में एक कपड़ा बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कुछ माएं अपने बच्चों के गले में इसलिए बांध देती ताकि उनकी कपड़े मुंह से बहने वाली लार से बच सकें। भाई साहब, तमाशा हो रहा है। गले में इसलिए बांध देती ताकि उनकी कपड़े मुंह से बहने वाली लार से बच सकें। भाई साहब, तमाशा हो रहा है। वह तालियां बजाता हुआ तुतलाकर बोला। चुप रहो, नवाब साहब चीख कर बोले, भाग जाओ यहाँ से। वह फिर दूध पीते बच्चे की तरह सहम कर घुटनों के बल चलता हुआ एक कमरे में घुस गया। धीरे धीरे शोर कम होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तारिक और नवाब हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हालांकि वह संदिग्ध शोर अब खत्म हो चुका था, तो भी कमरों में छिपे हुए लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल आते। क्यों भाई तारिक, तुम ही कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? नवाब साहब बोले। तो क्या शोर भी पहले पहल? हाँ हाँ, नवाब साहब ने बात काटते होगा, बिल्कुल पहले पहल। किसी खानदानी रिवायत से भी पता नहीं चलता कि इससे पहले भी कभी इस किस्म का हादसा पेश आया हो। तब तो वाकई हैरत की बात है। मगर अब करना क्या चाहिए? नवाब साहब ने बहुत ही परेशान होकर कहा। कर ही क्या सकते हो? तारिक बोला। मुझे तो यह भूत प्रेत का मामला मालूम होता है, मगर वह कुआं? नवाब साहब ने दबी आवाज में कहा। ऐसे मामले में सब कुछ हो सकता है, तो फिर पुलिस इस मामले में क्या कर सकती है? गजाला ने बैठी आवाज में कहा। शोर खत्म होने के कुछ पलों के बाद वह उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई थी। जाओ जाओ, तुम सो जाओ, नवाब साहब बोले। क्या आज की रात किसी को नींद आ सकती है? गजाला ने कहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तारिक ने इत्मीनान से कहा। कोई ऐसी खास बात नहीं। अच्छा, तो तुम यहीं गजाला के पास ठहरो, नवाब साहब ने तारिक से कहा। मैं थाने जाता हूँ। नहीं, आप किसी और को भेज दिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, गजाला ने कहा। बेकार ही थाने जा रहे हैं, पुलिस इस मामले में कुछ ना कर सकेगी। तारिक है तो तुम्हारे पास, डरने की कोई बात नहीं, मैं अभी फौरन वापस आता हूँ। तो किसी और को भेज दीजिए ना। ओह, तुम नहीं समझती कि मेरे गए बगैर काम नहीं बनेगा, नवाब साहब ने कहा और बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट होने की आवाज आई। आखिर आप बताते क्यों नहीं अब्बा जान, थाने किस लिए गए हैं? गजाला ने तारिक से कहा। कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ, तारिक ने कहा। अगर कभी यही हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम अपने कमरे में चलो। वाह, गजाला का बाजू पकड़कर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसका नेवला अब उसके कंधे पर बैठा अपनी चमकीली नजरों से चारों तरफ देख रहा था। अब तुम लेटकर आएगी कैसे? नहीं, मैं अभी तुम्हें सुलाए देता हूँ। गजाला ने डरी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। डरो नहीं, तारिक हंसकर बोला, मैं तुम्हें हिप्नोटिज्म के जरिए सुला दूंगा। ओह, तो क्या हिप्नोटाइज कर सकते हैं? हाँ हाँ, लेट जाओ। हाँ, इस तरह ठीक, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, सो जाओ। तुम सोती जा रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। गजाला को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आंखों से बिजली की लहरें निकलकर उसके जिस्म में चली गई हों। जिहन सुस्त होता जा रहा है, पलके बोझिल, अंधेरा, और अब उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आवाज बहुत दूर से आ रही हो। तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है, तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है। और धीरे धीरे आवाज आनी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वह गहरी नींद सो गई थी। तारिक थोड़ी देर तक बैठा उसकी तरफ देखता रहा।
फिर उठकर बाहर चला गया। उसकी माथे की नसें उभरी हुई थी। आंखों और कनपटियों से ऐसा मालूम हो रहा था कि वह किसी गहरी सोच में है। कमरों में अंधेरा ही अंधेरा था। वह गहरी नींद सो गई थी। तारिक थोड़ी देर तक बैठा उसकी तरफ देखता रहा। फिर उठकर बाहर चला गया। उसकी माथे की नसें उभरी हुई थी। आंखों और कनपटियों से ऐसा मालूम हो रहा था कि वह किसी गहरी सोच में है। कमरों में घुसे हुए लोग इस तरह बातें कर रहे थे कि जैसे वे तहखानों में दुबके हुए बमबारी का इंतजार कर रहे हों। तारिक फिर बाग में आ गया। वह थोड़ी देर तक खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर धीरे धीरे चलता हुआ कुएं के करीब गया। उसके हाथ में दबी टॉर्च की रोशनी में कुएं में पड़ रही थी। तभी उसके होठों पर एक भेद भरी मुस्कान आई। वह फिर कोठी की तरफ रवाना हो गया। लगभग आधे घंटे के बाद नवाब साहब एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के साथ वापस लौटे। कुएं में कई टॉर्चों की रोशनी एक साथ पड़ी और नवाब साहब के मुंह से चीख निकल गई। सब इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। तो क्या सचमुच में पागल हो जाऊंगा? नवाब साहब इस तरह बोले जैसे ख्वाब में बड़बड़ा रहे हो। आपने तो कहा था। सब इंस्पेक्टर बोला। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। नवाब साहब बेचारगी के साथ बोले। आप जो कुछ देख रहे हैं वह भी ठीक है। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। नवाब साहब के चेहरे पर झल्लाहट पैदा हो गई। आपने तो फरमाया था कि औरत की लाश। सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने गलत नहीं कहा था। नवाब बोले, सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे एक मेहमान ने भी देखी थी। इतनी देर में 2-3 नौकर भी आ गए थे। लाश का जिक्र सुनकर बुरी तरह कांपने लगे। 1 घंटे के अंदर उन्हें कई अजीबोगरीब बातों से वास्ता पड़ा था। जरा तारिक साहब को बुलाओ, नवाब साहब ने एक नौकर की तरफ देखकर कहा। तारिक को देखकर सब इंस्पेक्टर ने अजीब सा मुंह बनाया। तारिक से ज्यादा वह उसके काले नेवले को घूर रहा था, जो अभी तक तारिक के कंधे पर बैठा हुआ था। आपने भी औरत की लाश देखी थी? नवाब साहब ने तारिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या बयान दूं, तारिक ने सब इंस्पेक्टर से कहा। क्यों? इसलिए कि मैंने नवाब साहब के जाने के बाद फिर उस कुएं में झांका था। इस बार मैंने औरत की बजाय मर्द की लाश देखी। अरे, नवाब साहब के मुंह से अचानक निकला, जी हाँ। और अब यहाँ कुछ भी नहीं है? नवाब साहब ने बेताबी से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, तारिक ने कहा और कुएं की तरफ बढ़ा। दूसरे पल में उसकी टॉर्च की रोशनी